आइए आज हम आगे स्टडी करेंगे वर्गाकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक ही वर्ग या ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित तत्वों के संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये है, हमने बताया था कि जो आवर्त सारणी है उसमें अगर नीचे की ओर उतरेंगे एक ही खाने में, जो ऐसे ऊर्ध्वाधर खाने बने हुए हैं मतलब ऊपर से नीचे की ओर, तो नीचे उतरेंगे तो उनको वर्ग बोलते हैं, अगर आगे बढ़ेंगे तो उनको आवर्त बोलते हैं। वर्ग मतलब ग्रुप और आवर्त मतलब पीरियड। तो वही कह रहा है कि एक ही वर्ग या ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित तत्वों के संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो संयोजकता कोष समझिए क्या होता है। तो संयोजकता का मतलब संयोग करना। तो हमने बताया था कि कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु से जब संयोग करता है तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन चूंकि नाभिक से दूर होते हैं, इसलिए उनका नाभिक के प्रति आकर्षण कम होता है, क्योंकि दूर ज़्यादा होते हैं तो दूर वाले को कम खींच पाता है। तो वही इलेक्ट्रॉन संयोजकता का काम करते हैं, संयोग का काम करते हैं। तो वही इलेक्ट्रॉन आपस में मिल करके नए नए तत्वों का, नए नए यौगिकों का गठन करते हैं। तो वही बात कह रहा है कि एक ही वर्ग या ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित तत्वों के संयोजकता कोष यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। तो जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो समान होता है। इनके बाह्य कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं गुणधर्म भी समान होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कह रहा है इनके बाह्य कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं गुणधर्म भी समान होते हैं। तो जब बाहरी कक्षक जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी और वही संयोग करके नए नए यौगिक बनाते हैं, तो जब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन समान होंगे तो उनके गुणधर्म भी समान होंगे। उदाहरण के लिए वर्ग 1 के तत्वों क्षार धातुओं का संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, जैसा नीचे दिखाया गया है। तो नीचे हम देखेंगे तो पहला है तो पहला वर्ग 1 है। तो जाहिर सी बात है कि अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। तो जितने भी तत्व होंगे, जैसे क्षार में हमने बताया था जो हलीना के रब कब्र से फरार करके याद कराया था, यलाई यने के RBCS, ये सब तत्व आते हैं पहले ग्रुप में, पहले वर्ग में। तो पहले वर्ग में जब ये सब तत्व आते हैं तो चूंकि देखिए जैसे NS1 है तो सब में NS1 ही होगा। तो वही कह रहा है जब सब में यस कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो चूंकि ये कह रहा है कि उनके बाह्य कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब संख्या समान होगी तो उसके गुणधर्म भी समान होंगे, क्योंकि बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता यानी संयोग करने में भाग लेता है, तो वही संयोग करके नए तत्व बनाता है। तो जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन समान होंगे तो उनके गुणधर्म भी समान ही होंगे। तो जैसा नीचे दिखाया गया है इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी तत्व के गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, न कि उसके सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान पर। अब यहीं से देखिए बात स्पष्ट हो गई है कि किसी तत्व के जो गुणधर्म हैं वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, न कि परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार पर। इसीलिए मोजले से पहले जितने साइंटिस्टों ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी बनाई, वो गुण धर्म निश्चित करके एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं रख पाए।
और इन्होंने परमाणु क्रमांक का सहारा लिया, इसलिए ये सफल हुए। अब आगे देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार, SPDF ब्लॉक। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे और एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं। SPDF ब्लॉक में उनको रखा गया है, तो किस प्रकार से रखा गया है इसको हम लोग देखते हैं। तो आवर्त वर्गीकरण का सैद्धांतिक मूल आधार ऑफ-बाउ का नियम या ऑफ-बाउ प्रिंसिपल तथा परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसको ध्यान दीजिए कि जो आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया गया है उसका मूल आधार ही ऑफ-बाउ का प्रिंसिपल है। और ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में हम लोग क्या पढ़ते थे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षकों में बढ़ती ऊर्जा के क्रम में भरते हैं। तो आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों यानी वर्टिकल कॉलम में उपस्थित तत्व एक वर्ग अथवा परिवार की रचना करते हैं और समान रासायनिक गुणधर्म दर्शाते हैं। ऊपर हम लोग ये बातें पढ़ चुके। यह समानता इसलिए होती है क्योंकि इन तत्वों के वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और वितरण एक ही प्रकार का होता है। ऊपर हम पढ़ भी चुके हैं कि वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और वितरण एक ही प्रकार का होता है। इन तत्वों का विभाजन 4 विभिन्न ब्लॉकों S, P, D और F में किया जा सकता है। तो इन बाहरी कक्षा का बाहरी इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में जा रहा है वो जो है बताया गया कि SPDF में से कौन सा ब्लॉक में इसको रखना है। वो बता भी रहा है कि जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के कक्षक इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे जाते हैं। इसे चित्र 3.3 में दर्शाया गया है, नीचे अभी हम लोग देखेंगे। इस प्रकार के वर्गीकरण में 2 अपवाद देखने को मिलते हैं। पहला अपवाद हीलियम का है, इसको ध्यान दीजिए। जब हम SPDF में भरते हैं तो इसमें अपवाद मिलते हैं। उनमें सबसे पहला अपवाद हमारा हीलियम का है। इसे S ब्लॉक के तत्वों से संबद्ध होना चाहिए, परंतु इसका स्थान आवर्त सारणी में वर्ग 18 के तत्वों के साथ P ब्लॉक में है। इसको ध्यान दीजिए, यही अपवाद ही आपसे पूछे जाएंगे। जितने एक्सेप्शन है यही पूछता है। तो वही कह रहा है कि हीलियम जो अपवाद है इसे S ब्लॉक के तत्वों में होना चाहिए था, परंतु इसका स्थान आवर्त सारणी में वर्ग 18 के तत्वों के साथ P ब्लॉक में है। इसका औचित्य इस आधार पर है कि हीलियम का संयोजी कोश यानी वैलेंस सेल यानी बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, He=1s2। तो यस में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं क्योंकि एक ही ऑर्बिटल यानी कक्षक होता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन भर गए, इसका मतलब ये अक्रिय गैस श्रेणी में आ गया। तो 18वां ब्लॉक जो है हमारा 18वां वर्ग जो है इसमें सारे अक्रिय गैसें रखी गई। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, सब जितनी भी अक्रिय गैसें हैं वो सब रखी गई, तो उन्हीं के साथ इसको रखा गया है। उसका कारण क्या है कि बाहरी कोश इसका पूरा भरा हुआ है, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से ये संयोग नहीं करेगा, इस कारण से रखा गया। तो इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए कि उसका कारण क्या है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, जिसके फलस्वरूप यह उत्कृष्ट गैसों के अभिलक्षणों को प्रदर्शित करता है। उत्कृष्ट मतलब अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, इन्हीं को नोबेल गैस भी कहते हैं। दूसरा अपवाद हाइड्रोजन का है। जो दूसरा अपवाद है हमारा वो हाइड्रोजन का है। इसमें केवल एक यस इलेक्ट्रॉन है यानी 1s1 लिखा जाता है। इस प्रकार इसका स्थान वर्ग 1 में क्षारीय धातुओं के साथ होना चाहिए। दूसरी ओर यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार इसका व्यवहार आवर्त 17 यानी हैलोजन परिवार की भांति हो सकता है। तो दो बातें हैं, देखो इनको समझने का प्रयास करिए। पहली बात तो यह है कि इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन वाले को तो क्षारीय
क्षारीय धातुओं के साथ होना चाहिए इसको। जो अभी हमने पढ़ा हलीना के रब कब्र से फरार, तो हा जो है ये हाइड्रोजन ही है, तो यहाँ भी रखा जाता है क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि इसको अगर जो है 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यस में अगर 2 हो जाएंगे तो ये अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करेगा। तो चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाने से ये 18 में कूद जाता है, 18 में अक्रिय गैसें हैं, तो इसे ग्रुप 17 के साथ रखा जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन परिवार रखा गया है। हाइड्रोजन परिवार में कौन कौन सा आता है अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो 17 में रखना चाहिए क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के 18 वाले ग्रुप की तरह ये अक्रिय की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि 1s1 है, अगर 1s2 हो जाए तो हीलियम की तरह व्यवहार करने लगेगा, तो इसलिए इसको 17 में भी रखा जा सकता है। तो इसमें भी एक ही अपवाद है, चूंकि यह एक विशेष स्थिति है, अतः हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में सबसे ऊपर अलग से स्थान देना अधिक तर्कसंगत माना गया है। चित्र 3.2 और 3.3 में देखें, तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि चूंकि ये फर्स्ट और पहले और 7वें 17वें 2 वर्ग में रखा जा सकता है, इसीलिए इसको आवर्त सारणी में अलग से स्थान देना तर्कसंगत माना गया। तो चित्र 3.2 और 3.3 में इसको रखा गया। अभी देखते हैं। अब आवर्त सारणी में दिखाए गए 4 प्रकार के तत्वों के मुख्य लक्षणों की चर्चा हम करेंगे। 4 प्रकार के तत्व मतलब एस, पी, डी और एफ। इन तत्वों के बारे में अधिक जानकारी का विवरण बाद में दिया जाएगा। उनके लक्षणों की चर्चा करने के लिए जिस शब्दावली का उपयोग किया गया है उसका वर्गीकरण भाग 3.7 में किया गया है। अब यहाँ पर देखिए सारणी दी गई है, प्रतीक, परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 3 देखिए एल का है, तो 1s2 2s1, या इसी को हीलियम और 2s1 लिख सकते हैं, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3 है, तो हीलियम लिख दिया और 1 को भर दिया। इसी प्रकार Na का 11 होता है, यहाँ पर देखिए भरा गया है। आप बहु प्रिंसिपल से हमने भरना पिछले चैप्टर में बता दिया है, उसको अच्छे से भरना सीख लीजिए। अथवा इसी को नियान 3s1 लिख दिया, क्योंकि नियान में 10 होते हैं, तो 10 के लिए यानी डायरेक्ट लिख दिया, और बाहरी कक्षा में 3s1 लिख दिया, क्योंकि 3s1 देखिए सब में 1 1 ही है, इसीलिए ग्रुप वर्ग 1 में रखा गया है, ये बताना चाह रहे हैं। देखिए रेडान रख दिया, इसमें भी 1 ही है। तो इस प्रकार से भरा जाता है। ये क्षारीय धातुओं के लिए है, Na, के Rb, Cs, Fr। हलीना के रब कब्र से फरार, कब्र से फरार। तो ये हमने आपको याद करने के लिए बताया था। यहाँ पर देखिए आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को अलग से रखा गया है, जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो हाइड्रोजन को अलग से रखा गया है। अभी हमने बताया भी कि क्यों अलग से रखा गया है, क्योंकि पहली बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ग्रुप 1 में भी रख सकते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि यस में 2 रह सकते हैं और दोनों भर गए तो अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करेगा। इसलिए 17 में भी रख सकते हैं, क्योंकि 17 1 इलेक्ट्रॉन लेके 18 वर्ग में चला जाएगा। तो इसलिए इसको आवर्त सारणी में सबसे अलग रख दिया गया। अब हम लोग पढ़ते हैं यस ब्लॉक के तत्व, यानी यस ब्लॉक एलिमेंट। तो वर्ग 1 के तत्वों क्षारीय धातुओं, जिनको एल्कली मेटल बोलते हैं, तथा वर्ग 2 के तत्वों क्षारीय मृदा धातुओं यानी एल्कली अर्थ मेटल अंग्रेजी में बोलते हैं, के वाह्यतम कोश के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः NS1 तथा NS2 है। तो इसको ध्यान दीजिए कि वर्ग 1 है तो जाहिर सी बात है कि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और वर्ग 2 है तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन वर्ग 1 का है वो यस ब्लॉक यस कक्षक में जाता है, और दूसरा वर्ग जो है उसका भी यस कक्षक में ही जाता है। तो इसमें 1 है, इसमें 2 है। और यन जो है, ये यन का मतलब है
कि ग्रुप नंबर कितना है, वर्ग संख्या। तो 1 है तो हम 1 लिख सकते हैं, 1s1 1s2 लिख सकते हैं। इन दोनों वर्गों के तत्व आवर्त सारणी के यस ब्लॉक से संबद्ध है। तो इन दोनों वर्गों के तत्व, चूंकि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन यस में जा रहा है तो इसको यस ब्लॉक के तत्व बोलेंगे। ये सभी क्रियाशील धातुएं हैं, इनके आयनन एंथैल्पी के मान कम होते हैं। ध्यान दीजिए, चूंकि बाहरी कक्षा पूर्ण नहीं है इसलिए दूसरे से संयोग कर सकते हैं, तो इसलिए जो है इनको, ये सभी धातुएं क्रियाशील हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि यस कक्षक में 2 रह सकते हैं तो इसमें 2 पूर्ण तो हो गए, फिर ये कैसे क्रियाशील है। तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ बनाएंगे, जैसे यहाँ देखिए 1 1 का बना रहे हैं, तो जब 2 2 का बनाएंगे तो वहाँ पर भी उसके आगे के तत्व होंगे तो क्रियाशील होगा। जरूरी नहीं है कि बाहरी कक्षा में यस में 2 हो गए तो क्रियाशील नहीं रहेगा। उसको उत्कृष्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो क्रियाशील नहीं है। जैसे हीलियम है तो हीलियम में 2 है तो वो क्रियाशील नहीं है, बल्कि और दुनिया में कोई तत्व नहीं है कि जिसमें 2 हो तो क्रियाशील ना हो, यस में 2 हो। तो इसको ध्यान देना है। तो कह रहा उनके, हाँ, तो इसमें ध्यान देना है, ये सभी क्रियाशील धातुएं हैं, इनके आयनन एंथैल्पी के मान कम होते हैं। इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, मतलब आयोनाइज करने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत है वो कम लगती है, इसलिए आयनन एंथैल्पी कहा जाता है कि कम होती है। ये तत्व सरलता पूर्वक वाह्यतम इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात +1 आयन क्षारीय धातुओं में या +2 आयन क्षारीय मृदा धातुओं में बना लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बाहरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो 1 धन चार्ज आ जाता है, 2 निकल जाते हैं तो 2 धन चार्ज आ जाते हैं। तो जो ग्रुप 1 है, वर्ग 1 है, उससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके ये +1 आयन बना लेते हैं क्षारीय धातुओं में, तथा जो ग्रुप 2 है, वर्ग 2 है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, क्योंकि NH2 होता है तो दोनों निकल जाएंगे तो धन 2 उसमें आ जाता है, तो 2 धन आयन जो है बना सकते हैं, क्षारीय मृदा धातुओं के लिए बना लेते हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर इन धातुओं के धात्विक लक्षण तथा अभिक्रियाशीलता में वृद्धि होती है। इसको ध्यान दीजिए, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर इन धातुओं के धात्विक लक्षण तथा अभिक्रियाशीलता में वृद्धि होती है। जब नीचे की ओर जाएंगे तो धात्विक लक्षण और अभिक्रियाशीलता यानी रिएक्शन करने की क्षमता बढ़ती है। ये जो अंडरलाइन करा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से समझिए और जानिए। जब नीट का पेपर होगा तो यही क्वेश्चन मिलेंगे। अभी नीट का सॉल्व कराएंगे, फिर आप लोग कहेंगे कि कठिन लगता है, यहाँ ध्यान नहीं देंगे, वहाँ कहेंगे कठिन लगता है। तो इसको ध्यान दीजिए कि वर्ग में नीचे की ओर जाने पर इन धातुओं के धात्विक लक्षण तथा अभिक्रियाशीलता में वृद्धि होती है। अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण वे प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती हैं। लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर एस ब्लॉक के तत्वों के यौगिक मुख्य रूप से आयनिक होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए शुद्ध तत्व के रूप में पाया जाना बड़ा मुश्किल है। और लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर एस ब्लॉक के तत्वों के यौगिक मुख्य रूप से आयनिक होते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो सबसे ऊपर लिथियम आता है, फिर बेरिलियम आता है। लिथियम 1s में लिथियम आता है पहले में, और दूसरे में बेरिलियम आता है। इसको आप सारणी में देख भी सकते हैं। ये देखिए, लिथियम आता है फर्स्ट पहले वर्ग में, बेरिलियम आता है दूसरे वर्ग में। तो इनको छोड़ करके क्यों ऐसा है, इनको छोड़ के सब आयनिक क्यों होते हैं? उसका कारण है कि ये सबसे ऊपर है तो इनमें इलेक्ट्रॉन कम है, तो नाभिक के पास है, नाभिक के पास है तो इसके इलेक्ट्रॉन को नाभिक बहुत अच्छे से खींचेगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देगा, इसलिए ये आयन नहीं बना पाएगा।
बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो धनायन नहीं बना पाएगा। इन सब के दूर होते चले जाते हैं, इसलिए ये बना सकते हैं। अब इसी में अगर हमसे पूछ ले कि Na और Fr में कौन सबसे ज़्यादा आयनिक होगा, तो Fr ज़्यादा होगा, क्योंकि Fr में और ज़्यादा दूर चला जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा कक्षाएं हो जाएंगी। जब ज़्यादा कक्षाएं होंगी तो इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो नाभिक से आकर्षण बल और कम होगा, तो इससे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल करके आयन बन सकता है, तो ज़्यादा आयनिक होगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो इसी तरह से आप आइडिया लगा करके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए पी ब्लॉक के तत्व आ गए। अब पी ब्लॉक पढ़ लेते हैं हम लोग। आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्व सम्मिलित है। अब देखिए वर्ग 13 से वर्ग 18 तक पी ब्लॉक के तत्वों और एस ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से निरूपक तत्व या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मुख्य वर्ग के तत्व मेन ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है। तो इसको इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। तो इसको ध्यान देना है कि वर्ग आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्व सम्मिलित हैं, और पी ब्लॉक के तत्वों और एस ब्लॉक के तत्वों को मुख्य रूप संयुक्त रूप से मिला करके अगर बोला जाए तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या निरूपक तत्व बोलते हैं, या मुख्य वर्ग के तत्व यानी मेन ग्रुप एलिमेंट। 13 से 18 तक मेन, पूरे ग्रुप तो 13 से 18 तक है, तो मेन ग्रुप एलिमेंट इसीलिए कहा जाता है मुख्य वर्ग के ग्रुप। अब ये देखिए आवर्त सारणी में पी ब्लॉक लिखा हुआ है, पी ब्लॉक 13 से लेकर के 18 तक, तो 13 से 18 तक इनको पी ब्लॉक बोलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए डी ब्लॉक लिखा हुआ है, ये 3 से 12 तक, और यहाँ पर देखिए एस ब्लॉक लिखा है 1 से 2 तक। प्रत्येक आवर्त में इनका वाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np1 से NH2Np6 तक परिवर्तित होता है। अब देखिए आवर्त कह रहा है, ध्यान दीजिए, वर्ग नहीं, मतलब आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं। इस तरह 13 से 18 तक आगे की ओर, नीचे की ओर नहीं। तो 13 से 18 तक NH2 से NP1, NH2Np1 से NH2Np6 तक परिवर्तित होता है। प्रत्येक आवर्त NH2Np6 उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ समाप्त होता है। अब देखिए 6, 2, 8, इसमें 2 है, ये भी पूर्ण भरा है, पी वाला भी पूर्ण भरा है, तो अब इसको संयोग करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए उत्कृष्ट या अक्रिय गैस का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसलिए ये कह रहा है कि उत्कृष्ट गैस यानी अक्रिय गैस में समाप्त होता है। उत्कृष्ट गैसों में संयोजी कोश में सभी कक्षक इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण भरे होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को हटाकर या जोड़कर इस स्थायी अवस्था को बदलना बहुत कठिन होता है। तो इसको ध्यान दीजिए। अभी हमने बताया उत्कृष्ट का मतलब अक्रिय, तो अक्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उसके सारे कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे होते हैं और उनको निकालना या उसमें डालना बड़ा कठिन है। इसलिए उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, और जब इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं जाएंगे नहीं तो क्रिया कैसे करेगा, संयोग कैसे करेगा? जब संयोग ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही संयोग करने का एक रास्ता है। उत्कृष्ट गैसों के परिवार से पहले अधातुओं के रासायनिक रूप से 2 महत्वपूर्ण वर्ग हैं। तो उत्कृष्ट गैसों के जो परिवार हैं उससे पहले अधातु आते हैं। जैसे जो पहला वर्ग था इसमें क्षारीय धातुएं थी, दूसरा वर्ग था क्षारीय मृदा धातुएं थी। अब उत्कृष्ट गैस यानी 18 वर्ग 18वां है, उसके पहले जो हैं वो अधातुएं हैं, यानी पी ब्लॉक में अधातुएं हैं ज्यादातर। अगर कुछ धातुएं होंगी तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसीलिए उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। उत्कृष्ट गैसों के परिवार से पहले अधातुओं के रासायनिक रूप से 2 महत्वपूर्ण वर्ग हैं। ये वर्ग हैं 17वें वर्ग के हैलोजन जो अभी हमने पढ़ा, तथा 16वें वर्ग के तत्व चाल्कोजन।
तो इसको ध्यान दीजिए। 18 ग्रुप से पहले वाले को हैलोजन बोलते हैं यानी 17वें को, और 17 से पहले वाले 16वें को चैल्कोजन बोलते हैं। ये डायरेक्ट पूछ सकता है नीट में। इन दो वर्गों के तत्वों की उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी यानी निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, उच्च होती है। इन दो वर्गों के तत्वों की उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, इसी को अंग्रेजी में निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए बहुत ऊर्जा की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही चाहिए, मतलब या जैसे मान लो 18 है पूर्ण है, 17 के लिए एक चाहिए, 18 के लिए 2 चाहिए। तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसीलिए इनकी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रख पाना बड़ा कठिन है, तो इसलिए निगेटिव गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। ये तत्व आसानी से क्रमशः 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्थायी उत्कृष्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। मानव इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ऊर्जा की जरूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन इनको चूंकि 17 की बात करें तो 1 मिल जाए तो 18 में चला जाएगा तो अक्रिय होगा, और दुनिया के सब चीज़ अक्रिय होना चाहती है कि हमको क्रिया न करना पड़े, तो 18वें में जाने का प्रयास सब करते हैं। तो 17 वाले वर्ग को के तत्व को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 18 में चला जाएगा, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लेके वो 18 में जाना पसंद करेगा, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसानी है उसके लिए। इसी प्रकार 16 वाला 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 18 में चला जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए आसानी है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के वो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेने का प्रयास करता है। तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है बहुत उच्च होती है, जबकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना आसान होता है। तो इसको ध्यान देना है कि निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उच्च होती है, इसको ध्यान देना है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर तत्वों के आध्यात्मिक लक्षणों में वृद्धि होती है तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। इसको अलग कलर से अंडरलाइन करिए। तो इसको ध्यान दीजिए। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि देखिए आवर्त में बाईं से दाईं ओर चलने पर, मतलब आवर्त सारणी में आगे की ओर बढ़ने पर, आगे की ओर चलेंगे तो आवर्त में चल रहे हैं, नीचे की ओर जाएंगे तो वर्ग में चल रहे हैं। तो आगे की ओर चलने में यानी आवर्त में चलने में आध्यात्मिक लक्षणों में वृद्धि होती है। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, पहले वर्ग में क्षारीय धातुएं हैं यानी एल्कली मेटल, और दूसरे में एल्कली अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातुएं हैं। तो ये धातुएं हैं देखिए, तो आगे की ओर चलेंगे तो हमें अधातुएं मिलेंगी पी ब्लॉक में, इसीलिए आध्यात्मिक लक्षणों में वृद्धि होती है। तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। अब देखिए नीचे की ओर तो वर्ग आ गया ना, तो देखिए लिख रहा है वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। तो अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है, और आवर्त सारणी में आवर्त में आगे की ओर जाएंगे तो आध्यात्मिक लक्षणों की वृद्धि होती है। तो ध्यान दीजिए, आगे की ओर जाएंगे तो आध्यात्मिक लक्षणों में यानी आवर्त में चलेंगे तो, और नीचे की ओर जाएंगे यानी वर्ग में चलेंगे तो धात्विक लक्षणों की वृद्धि होती है आवर्त सारणी में। ये चीजें बहुत बारीक चीजें, इनको याद रखिए, यही आपसे नीट में पूछा जाएगा और वहीं पर आपसे गलती हो जाएगी और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान देना। और एक चीज ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि सत्रहवें वर्ग के हैलोजन तथा 16वें वर्ग के चैल्कोजन की निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उच्च होती है। निगेटिव, ध्यान देना निगेटिव शब्द, तो निगेटिव गेन एंथैल्पी
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। अब आगे हमारा आ जाता है पी ब्लॉक के तत्व, इन्हीं को संक्रमण तत्व कहते हैं। अब क्यों कहते हैं संक्रमण तत्व? इसके डी ब्लॉक के तत्व इन्हीं को ट्रांजिशन एलिमेंट, अंग्रेजी में संक्रमण को ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में अब हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।